हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 11th क्लास मैथमेटिक्स का पार्ट 2 यानी इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले करा चुके हैं। आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स का पार्ट 3 कराने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि भाई अगला पार्ट में जो जहाँ से हमने करा दिया था उससे आगे देखेंगे। कुछ हमने पहले जो इस बुक से कराया था, जो आपको जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कराया था इस बुक से कराया था, लेकिन कुछ बच्चों का कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई सर ऐसा करिए, सरकारी जो मतलब एनसीईआरटी वाली बुक है उससे कराइए। तो हमने कहा ठीक है, उससे करा देंगे। तो हम ये ऐसा करेंगे, एनसीईआरटी बुक वाले भी क्वेश्चंस कराएंगे और इसके अतिरिक्त जो भी इस बुक में एनसीईआरटी वाली बुक के पैटर्न से अलग क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट पैटर्न के होंगे, उनको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो पहले हम प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी वाली बुक में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं। वो क्वेश्चन भी इस बुक में दिए हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, देर ना करते हुए प्रश्नावली 1.2 को करने से पहले उसमें कुछ जो बेसिक उससे जुड़ी जो बेसिक बातें हैं उससे जुड़ी जो मतलब परिभाषाएं हैं तो उनको हम समझते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 को करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्नावली 1.2 से करने से पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले कि भाई समुच्चय के प्रकार। देखिए, सबसे पहला प्रकार हम समुच्चय का जानते हैं, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? आप जानते हैं कि समुच्चय जो है मतलब कई एलिमेंट्स जब किसी समुच्चय में एक ही गुण को समान गुण के आधार पर जब एलिमेंट्स को रखा जाता है तो उन्हें समुच्चय कहते हैं, वो समुच्चय बनाते हैं। तो रिक्त समुच्चय होता क्या है? रिक्त समुच्चय को हम जानेंगे। रिक्त समुच्चय से मतलब है, रिक्त से मतलब है खाली और समुच्चय मतलब समुच्चय, यानी जिस समुच्चय में एक भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय। जैसे हमने कह दिया, जैसे हमने लिख दिया समुच्चय ए बराबर लिख दिया और उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखा, हमने कुछ भी एलिमेंट उसमें नहीं लिखा। रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं? फाई से। इस तरह से ये ग्रीक अक्षर फाई से रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे आप एक उदाहरण से समझिए, ये तो आपका मतलब जो है कि बुक में हो गया, जैसे कि भाई ये तो बुक में भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि भाई उदाहरण देखिए। जैसे आप समझ लें, जैसे मैंने कहा कि भाई मान लो तुम्हारी कक्षा में, तुम कक्षा 11 के स्टूडेंट हो और तुम्हारी कक्षा में केवल और केवल कक्षा 11 के छात्र बैठे हैं, केवल और केवल कक्षा 11 के छात्र बैठे हैं, वो भी मतलब जो मैथ वाले, मतलब कक्षा 11 के मैथ पढ़ने वाले छात्र बैठे हैं। अब तुमसे पूछा जाए कि कक्षा 11 के क्लास में बैठे कक्षा 12 के छात्रों का समुच्चय, तो भाई कक्षा 11 के क्लास में कक्षा 12 के छात्र कहां से आ जाएंगे? तो आपका जवाब होगा सर एक भी नहीं है, कक्षा 12 का छात्र तो एक भी नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब इस समुच्चय में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो ये समुच्चय क्या बनाएगा? एक रिक्त समुच्चय बनाएगा। अगला चीज समझिए, हम कहें कि भाई सन 1950 के बाद, सन 1950 के बाद भारत के मतलब जो है मतलब जो ब्रिटिश मतलब भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल का समुच्चय। तो 1950 के बाद भारत का कोई भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना ही नहीं है। जो भी हुआ 1950 से पहले अंग्रेजों को करते रहे, तो क्या हो जाएगा? एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। कोई भी उसमें नहीं आएगा, क्योंकि 1950 के बाद जब हमारा संविधान बन गया तो भारत का जो भी मतलब जो कानून, जब भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो उस तरह से चलने लगे, तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। इस तरह के आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। हम आपसे कहें, मान लो कहीं भी आम का बाग है और आम के बाग में सारे के सारे आम के पेड़ हैं, और हम आपसे कह दें, आपसे कोई पूछे कि भाई आम के बाग में सारे के सारे आम के पौधे हैं, आम के वृक्ष है सारे के सारे, लेकिन आपसे पूछा जाए कि इस बाग में खड़े अमरूद के वृक्षों का समुच्चय, तो भाई आम के बाग में अमरूद का वृक्ष एक भी है ही ना, तो क्या समुच्चय बनाएगा? ये रिक्त समुच्चय बनाएगा। तो आप समझ गए होंगे रिक्त समुच्चय को। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिस समुच्चय में एक भी एलिमेंट ना आए उस समुच्चय को क्या बोलेंगे? हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे। दूसरी चीज, अब हम आगे आते हैं एकल समुच्चय को। किस पे आते हैं? एकल। उम्मीद है आपको रिक्त समुच्चय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एकल समुच्चय में कि एकल समुच्चय क्या होता है। एकल समुच्चय से मतलब होता है कि जिस समुच्चय में केवल और केवल एक एलिमेंट आए तो उसको हम बोलेंगे एकल समुच्चय। क्या कहेंगे? एकल समुच्चय बोलेंगे। जैसे हम आपसे कहते हैं कि भाई मान लीजिए हमने कह दिया कि विद्यालय, मान लो आपके कक्षा 11 के छात्र और आपको, जैसे अभी आपके लिए मैं कक्षा 11 की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ आपसे कोई पूछे कि कक्षा 11 के अभी इस समय कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने वाले मतलब अध्यापकों का समुच्चय, तो मान लीजिए आपकी क्लास में मैं अकेला अध्यापक हूँ जो मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो कक्षा 11 में अभी वर्तमान समय में मैथ पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय, तो मान लीजिए मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, तो कितना एलिमेंट है? उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, अकेला मैं आऊंगा। आपसे कह दिया
कि इस समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो प्रधानमंत्री वर्तमान में कितने हैं भारत के? एक ही है, एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री है, तो एकल समुच्चय होगा। आपसे इस तरह के कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें केवल और केवल एक समुच्चय है, केवल और केवल क्या आ जाए? एक समुच्चय, मतलब एक एलिमेंट आए तो उसको हम क्या बोल देंगे? एकल समुच्चय बोल देंगे। अब मान लीजिए आप कक्षा 11 के छात्र हैं और कक्षा 11 में एक भी छात्र ऐसा नहीं होगा जिसकी उम्र 20 साल से ज्यादा हो। कक्षा 11 का एक भी छात्र ऐसा नहीं होगा जिसकी उम्र 20 साल से ज्यादा, सबकी 20 साल से नीचे उम्र होगी। और आपके क्लास में एक अध्यापक महोदय बैठे हैं और अध्यापक महोदय की उम्र 20 साल से ज्यादा है। अब आपसे पूछा जाए कि इस कक्षा में बैठे 20 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों का समुच्चय, तो 20 साल से ज्यादा उम्र में केवल और केवल अध्यापक महोदय आएंगे, तो ये समुच्चय कौन सा हो जाएगा आपका? ये समुच्चय एकल समुच्चय हो जाएगा। तो जिस समुच्चय में केवल और केवल एक एलिमेंट आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय बोलेंगे। ये मैंने आपको उदाहरण से बता दिया। जैसे हम लिख के बताए, जैसे हमने कोई लिख दिया ए बराबर, हमने लिख दिया ए बराबर केवल और केवल हमने एक लिख दिया, तो ये क्या बन गया? ये एकल समुच्चय बन गया। इसमें केवल और केवल एक एलिमेंट आता है। कितने एलिमेंट आता है? केवल और केवल एक एलिमेंट आता है। रिक्त समुच्चय हो गया, एकल समुच्चय हो गया। अगली चीज आती है, उसके बाद आता है आपका परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय से मतलब होता है परिमित अपरिमित। परिमित से मतलब होता है जिसमें एलिमेंट्स की संख्या मतलब जो है अर्थात जिसकी कोई सीमा हो, एलिमेंट्स की संख्या हो, उसकी कोई सीमा हो, वो गिने जा सके, वो काउंटेबल हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे हम कहें कक्षा 11 के छात्रों का समुच्चय, तो हमें पता है कक्षा 11 के छात्र होंगे क्लास में, उनकी संख्या सीमित होगी। भाई हमारे यहाँ मान लो किसी भी मान लीजिए मैं एक माध्यमिक विद्यालय में मैं एक माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक हूँ और मैं गणित पढ़ाता हूँ। तो मान लिए हम अपने क्लास की बात करें कि हमारे क्लास में कि भाई अगर पूछा जाए कि कक्षा 11 के छात्र गणित पढ़ने वाले छात्रों का समुच्चय या कक्षा 11 के कुल छात्रों का समुच्चय, तो भाई उनकी संख्या सीमित है। ऐसा तो है नहीं उनकी संख्या सीमित है। हमें मालूम है कि हमारे विद्यालय में 200 छात्र हैं गणित की, हमें मालूम है 180 छात्र हैं, हमें मालूम है 150 छात्र हैं, हमें मालूम है 100 छात्र हैं, तो ये संख्या क्या है? सीमित है। तो इस प्रकार का जो समुच्चय होगा वो परिमित समुच्चय होगा। कौन सा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय। अगली चीज आती है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? अपरिमित समुच्चय मतलब होता है जिस समुच्चय में एलिमेंट्स की संख्या अपरिमित रूप से अनेक हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अपरिमित समुच्चय का सबसे अच्छा उदाहरण आप समझिए, जैसे कह दिया जाए सभी पूर्णांकों का समुच्चय। सभी पूर्णांकों का समुच्चय, तो देखो बच्चों पूर्णांकों में देखें, पहले धनात्मक संख्याएं भी आती है पूर्णांकों में, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, जीरो भी आता है, और धनात्मक संख्या ये थोड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरह से आगे बहुत सारी संख्याएं आएंगी। ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह, सॉरी माइनस में 1 माइनस 2 माइनस 3 इस तरह से माइनस अनंत तक जाएंगी, ये प्लस अनंत तक जाएंगी, ये जीरो भी आएगा। तो क्या इनकी संख्या सीमित है? नहीं। तो इस प्रकार का जो सेट होगा वो कैसा होगा? अपरिमित सेट होगा। कैसा होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। तो उम्मीद है आप अपरिमित समुच्चय भी समझ गए होंगे। इसके बाद अगली चीज देखिए, इसमें देखते हैं कि और भी परिभाषा तो नहीं रहेगी जो इससे जुड़ी हो, एक पॉइंट प्रश्नावली 1.2 से जुड़ी हो। परिमित होगा, अपरिमित हो गया। अच्छा देखिए समान समुच्चय, अगला आता है समान समुच्चय। तो देखिए भैया समान समुच्चय क्या होता है? देखिए समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय मतलब ये है कि जिन दो समुच्चय में एलिमेंट्स की संख्या, अवयवों की संख्या बिल्कुल सेम हो तो उन्हें हम समान समुच्चय बोलेंगे। जैसे आप उदाहरण से समझ लीजिए, मतलब जो बोर्ड पे तो बोर्ड पे लिख के समझ, आपने बहुत समझ लिया होगा। उम्मीद है आपने ये गणित में भी पढ़ा, मतलब क्लास में भी पढ़ा होगा, और जो आप प्रत्यक्ष रूप से कहीं किसी भी अध्यापक की कोचिंग लेने जाते हो वहां भी पढ़ा होगा, अन्य लोगों की वहां भी पढ़ा होगा। लेकिन आप यहाँ हमारे यहाँ उदाहरण से समझिए। जैसे मैंने कहा a बराबर b समुच्चय की बात कर रहा हूं कि मैं a बराबर समुच्चय b कब होगा, मतलब दो समुच्चय समान समुच्चय कब होंगे। जैसे मान लो एक समुच्चय a है, एक समुच्चय b है, तो दोनों समुच्चयों के जो समान होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? a बराबर b। तो दोनों समुच्चय समान समुच्चय कब होंगे तो उनको समझिए। हमने कहा कि भाई मान लिए कक्षा 11 के स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, और कक्षा 11 के स्टूडेंट्स बैठे हैं और कक्षा 11 का जिस विद्यालय में कक्षा 11 के क्लास लगाई जा रही है उसमें केवल और केवल साइंस साइड की, मतलब विज्ञान वर्ग की मान्यता है। केवल और केवल विज्ञान वर्ग की मान्यता है, कला वर्ग की मान्यता नहीं। समझिए मेरी बात को कि मान लिए आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस विद्यालय में केवल और केवल विज्ञान वर्ग की मान्यता है, कला वर्ग की मान्यता नहीं है। कला वर्ग का एक भी छात्र नहीं है वहां पर, सारे के सारे छात्र विज्ञान वर्ग के हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इस विद्यालय के कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय,
तो मान लीजिए कक्षा 11 में 10 विद्यार्थी, मान लो मतलब 120 विद्यार्थी आ रहे हैं, और हम पहले बता चुके हैं कि इस विद्यालय में कला वर्ग की मान्यता है ही ना, विज्ञान वर्ग की मान्यता है, तो 120 सारे के सारे कैसे होंगे, विज्ञान वर्ग के छात्र होंगे। अब सोच लीजिए, ये तो हो गया कुल छात्रों का समुच्चय। मान लो ए बराबर हमने कुल छात्रों का समुच्चय मान लिया, समझिए ए बराबर हमने क्या मान लिया कि ए बराबर इसमें 120 छात्र आ रहे हैं, ये कुल छात्रों का समुच्चय हमने मान लिया कि ए बराबर 120 अवयव इसमें उपस्थित है, ए है किसी कोई समुच्चय। अब मैंने कह दिया कि भाई दूसरा समुच्चय ले लिया बी बराबर, अब बी बराबर मैंने ले लिया, बी में मैंने क्या ले लिया, मैंने कहा ये तो कुल विद्यार्थियों का समुच्चय होगा, कुल विद्यार्थी 120 होंगे। अब मैंने कह दिया कि ऐसे मतलब जो इस विद्यालय के कक्षा 11 के विज्ञान वर्ग के छात्रों का समुच्चय, कक्षा 11 के विज्ञान वर्ग के छात्रों का समुच्चय। तो आप देखिए, पहले हमें पता है, पहले बता चुके हैं कि इसमें कला वर्ग की मान्यता है ही ना, तो कुल छात्र होंगे वो भी कौन से होंगे, विज्ञान वर्ग के पढ़ने वाले होंगे, और विज्ञान वर्ग के छात्र होंगे वो भी कौन से होंगे, विज्ञान वर्ग के छात्र होंगे। दोनों समुच्चयों में जो अवयव आएंगे वो बिल्कुल सेम आएंगे। भाई इस समुच्चय में भी विज्ञान वर्ग के छात्र आएंगे, इस समुच्चय में भी विज्ञान वर्ग के छात्र आएंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई मैंने कहा कि ये कंडीशन मैंने बना रखी है कि हमारे विद्यालय में या किसी भी विद्यालय में कला वर्ग की मान्यता नहीं है, तो जो भी सारे छात्र होंगे वो कौन से होंगे, विज्ञान वर्ग के होंगे, विज्ञान वर्ग की मान्यता है। और अगर कहा जाए विज्ञान वर्ग के छात्र, तब भी वही विज्ञान वर्ग के छात्र आएंगे, यानी इसमें भी 120 यही एलिमेंट आएंगे और सेम एलिमेंट 120 इसमें भी आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जिन दो समुच्चयों में अवयव बिल्कुल सेम हो तो उन्हें हम कहेंगे समान समुच्चय। क्या कहेंगे, समान समुच्चय। उसके बाद समान समुच्चयों को हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे मान लो ए और बी दोनों समान समुच्चय हैं, तो इनको प्रदर्शित करेंगे ए बराबर बी से। कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर बी से, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा रह गया है टॉपिक जो मैं आपको नहीं बताया हूं, देख लेता हूं, बुक में देख लेता हूं। अच्छा चलिए ठीक है, और कोई नहीं, इस प्रश्नावली के लिए बस प्रश्नावली 1.2 के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैं एनसीईआरटी वाले बुक वाले क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से भी कॉल और मैसेज के जरिए कहा और कुछ कमेंट के जरिए भी कहा कि सर ऐसा करिए कि आप एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन हैं पहले उनको जरूर कराइए। तो मैंने सोचा एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन उनको भी कराता हूं मैं, और जो इस बुक में जो भी एनसीईआरटी वाले पैटर्न से हटकर जो क्वेश्चन दिए हैं इस बुक में मैं उनको भी करा दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले एनसीईआरटी बुक है उसके पैटर्न में जो भी क्वेश्चन दिए मैं उनको सबसे पहले करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने मुझसे कहा था इसलिए। और आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी बुक से जो प्रश्नावली 1.2 में जो पहला क्वेश्चन दिया है उसको हम करेंगे। इसके बाद जो भी उससे हटके पैटर्न पे जो क्वेश्चन दिए हैं मैं उससे करूंगा। इससे क्या होगा, दोनों लोगों का भला होगा, जो एनसीईआरटी जिनके पास बुक है उनका भी भला होगा और जिनके पास ये वाली बुक है उनका भी भला होगा, दोनों लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त समुच्चय के उदाहरण हम बता चुके हैं, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा उसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं हमने बताया था, फाई, ग्रीक अक्षर फाई से प्रदर्शित करते हैं रिक्त समुच्चय को, ठीक है। तो देख सबसे पहले लिखा है नंबर 1 पहला क्या है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। देखिए क्वेश्चन का 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए क्या कहा गया है, 2 से भाज्य भी हो, विषम भी हो, प्राकृतिक भी हो, 3 चीजें इसमें आई। देखिए कौन कौन सी आई है, 2 से भाज्य भी हो, विषम भी हो और प्राकृतिक भी हो। अब एक बात आप सोचिए, कोई भी संख्या जो 2 से भाज्य है वो सम संख्या होती है। आपको पता है सम संख्या की परिभाषा ये होती है कि जो संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाए तो वो हम क्या कहेंगे, सम संख्या बोलेंगे। अब वो क्या करें कि 2 से भाज्य, तो 2 से भाज्य इसका मतलब सम संख्या होगी, यही से आप पकड़ो सम संख्या होगी। आगे कह रहे हैं विषम प्राकृतिक संख्या, तो भैया कोई भी विषम संख्या 2 से पूरी विभाजित तो नहीं होगी। क्या हो सकती है, संभव है कि कोई भी विषम संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए, कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी। तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा भैया, तो ये क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय उदाहरण है।
तो ये वाला है आपका, तो ये वाला है भैया, ठीक है। तो ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, तो लिख देंगे यह एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, ठीक है भैया। तो उसका उत्तर में क्या लिख देंगे, ठीक है, यानी यह एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, सीधा सीधा हम लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे है, ठीक है। रिक्त समुच्चय है, या लिख दो रिक्त समुच्चय, ऐसे पूरा पूरा लिख दो, रिक्त समुच्चय है। तो ये वाला रिक्त समुच्चय। आगे देखिए, आगे कह रहे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम भी हो अभाज्य भी हो, ऐसी संख्याओं का समुच्चय। तो भाई एक बताओ, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो भाई एक बताओ, कोई भी संख्या सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसमें केवल और केवल एक संख्या आएगी, सम हो और अभाज्य भी हो, क्योंकि केवल और केवल एक ऐसी संख्या है दो जो कि सम भी है और अभाज्य भी, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 सम भी है। तो केवल और केवल दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो वो कह रहे हैं कि सम मतलब जो क्या कह रहे हैं कि भाई सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम अभाज्य संख्या एक है, केवल केवल कौन सी, 2। तो सम अभाज्य संख्याओं इस समुच्चय में केवल और केवल 2 अकेला एलिमेंट आएगा, तो क्या ये रिक्त समुच्चय होगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अच्छा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा फिर कैसा समुच्चय होगा, तो इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये एकल समुच्चय होगा, ठीक है। तो ये लिख लेंगे दूसरा वाला, ठीक है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो भाई 2 से भाज्य हो, 2 से भाज्य विषम, सॉरी हाँ क्या है, कौन सा हमने लिख लिया, अरे हमने कौन, सम अभाज्य संख्याओं का, सॉरी ये नहीं, पहली वाला मैंने रिपीट कर दिया, सॉरी ये हमने पहली वाला रिपीट कर लिया। दूसरा लिखेंगे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो भाई समभाज्य संख्याओं का समुच्चय कौन सा हो जाएगा, समभाज्य संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये जो है रिक्त समुच्चय नहीं होगा, तो लिखेंगे रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अगली चीज अगर हम आए तीसरे नंबर पे देखें, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा फिर कैसा होगा, तो ये एकल समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें एक केवल 2 अकेले एलिमेंट आएगा इसमें। आगे देखिए, अगला आता है तीसरा वाला, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। तीसरा वाला क्या कह रहे हैं कि x जो है ऐसी संख्या है जो 5 से बड़ी है और 7 से छोटी है। x सच दैट x एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है, ऐसी एक प्राकृतिक संख्या, x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जो, तो तथा x के बारे में क्या कहा गया है कि x जो है 5 से तो बड़ी है, x जो है 5 से x जो है बड़ी है, ठीक है, सॉरी 5 से जो है छोटी है, x जो है 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। क्या कोई ऐसी संख्या संभव है जो प्राकृतिक संख्या हो और 5 से कैसी हो, 5 से मतलब 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी? कोई भी प्राकृतिक संख्या 5 से छोटी जो होगी वो 7 से बड़ी हो ही नहीं सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या कौन सी? 4, 3, 2, 1, यही तो प्राकृतिक संख्या आ रही है। जबकि वो क्या करें कि 5 से बड़ी हो तो 5 से बड़ी हो, 5 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो 5 से छोटी संख्या 4, 3, 2, 1 आ रही है और 7 से बड़ी कौन सी है? 7, 8, 9 जो भी आगे की है। तो इस समुच्चय में एक भी संख्या नहीं आएगी, तो ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय है। रिक्त
समुच्चय है। अगली चीज चौथे नंबर पे आती है। चौथा में क्या है भैया? उत्तर। अगला चौथे नंबर पे देखते हैं। चौथे नंबर में क्या आता है? चौथा है भैया आपका कि बाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। बाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अच्छा देखो पहले वो कह रहे हैं कि बाई जो है समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। बताओ समांतर रेखाएं कहीं मिलती हैं? कहीं नहीं मिलती है। समांतर रेखाओं का मतलब ही हुआ जैसे ट्रेन की पटरी होती है। समांतर रेखाओं का सबसे अच्छा उदाहरण देख लीजिए, जैसे ट्रेन की पटरी आपने देखा होगा कि वो परस्पर हर जगह जो है समान दूरी पे होती है। ट्रेन की पटरियों में देखा है हर जगह समान दूरी होती है। तो ऐसे मान लीजिए इसी तरह समांतर रेखाएं होती हैं, उनके बीच में हर जगह पे समान दूरी होगी। तो कभी कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो कभी मिलेंगी नहीं तो उनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। जैसे दो सड़कें हैं, दो सड़कें कहीं पे मिल रही है तिराहे या चौराहे पे, तब तो उनका एक कॉमन बिंदु हो जाएगा तिराहा या चौराहा। लेकिन वो मिल ही नहीं रही है तो उन पे कोई भी ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा जो बिंदु दोनों सड़कों पे मिल जाए। तो समांतर रेखाओं पे कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या आएगा? कैसे एलिमेंट आएगा? इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये क्या होगा? एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु तो इसमें ये रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय होगा, यानी समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि समांतर रेखाओं का मतलब ही क्या है? जो समांतर रेखाएं वो मिलेंगी नहीं तो उनको कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला है आपका, अगला आता है पांचवा। ठीक है, इसमें यही तक, चौथे ही तक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्या उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा पहले क्वेश्चन को? ठीक है, पहले क्वेश्चन के सभी खंड थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, तो इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, तो प्रश्नावली दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय? कौन परिमित समुच्चय, कौन अपरिमित समुच्चय? हमने आपको बताया था कि परिमित समुच्चय कौन से होंगे? जिनमें एलिमेंट्स की संख्या सीमित हो, जिनमें अवयवों की संख्या की गिनती की जा सके। और अपरिमित समुच्चय कौन से होंगे? जिनमें एलिमेंट्स की संख्या असीमित हो, अर्थात जिनमें अवयवों की गिनती नहीं की जा सके। जैसे पहला है निम्नलिखित समुच्चयों में वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय पहला वाला क्या है? वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। क्या वर्ष में अनगिनत महीने हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वर्ष के महीने की गिनती की जा सकती। वर्ष में 12 महीने होते हैं। अंग्रेजी जो देखा जाए, जो हमारी एक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इनमें देखा जाए तो इनकी संख्या पता है 12 है, सीमित है, अपरिमित थोड़ी है, अनगिनत थोड़ी है, इनकी गिनती नहीं की जा सके। तो ये क्या होगा? ये कौन सा कह रहे हैं? तो ये एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? ये परिमित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परिमित। मैं इसके सामने उत्तर लिखे जा रहा हूं, ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं? दूसरे वाले में कह रहे हैं 1 2 3, एक ऐसे लिखा है 1 2 3 और डैश करके आगे तक चला। देखो भाई, अगर इसमें जब भी डैश दिखाया जाता है इसका मतलब ये एलिमेंट्स जो है मतलब जो है आगे तक जा रहे हैं और इनके कोई अंत बिंदु इनमें कोई दिखा रहा है। अगर इनमें कोई अंत बिंदु लिखा होता कि 100 200 300 400 500 1000 1 लाख तो पता होता हमें कि ये जो गिनती जाएगी वो 1 लाख तक जाएगी। अब इनमें कोई गिनती नहीं लिखी आगे अनगिनत रूप से, ये अपरिमित रूप से अनेक एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो ये समुच्चय कौन सा हो जाएगा? अपरिमित। कौन सा हो जाएगा? अपरिमित। अपरिमित समुच्चय। चलिए अगला देखते हैं। अगला है तीसरा वाला, 1 2 3 और इनकी गिनती है 100 तक। 1 2 3 और डैश करके लिखा है 99 और उसके बाद 100।
हमें पता है कि इनका अंत बिंदु कहाँ पे 100 पे हो रहा है। देखो अंत कहाँ पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है। इनकी गिनती की जा सकती है बिल्कुल, इसमें जो एलिमेंट्स है गिनत है। तो कैसा समुच्चय हो जाएगा ये, परिमित, ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। अगली चीज आती है, अगला है आपका, अगला है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े हों और धन पूर्णांक हो, कितने? अरे अनगिनत रूप से अनेक आएंगे। बताओ पहले, 100 से बड़े धन पूर्णांक तो तमाम आएंगे उसमें, है 1 से 1, 1 से 2, क्या लास्ट बिंदु उनका कोई है? कोई नहीं है। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो बस ये देखो, देखिए ये कितने हो जाएंगे 100 से बड़े धन पूर्णांक? अरे अनगिनत रूप से अनेक हो जाएंगे, तो अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। अगला आता है आपका, अगला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे हो, अभाज्य हो, पूर्णांक हो। बच्चों पूर्णांकों में आपको पता होगा कि पूर्णांकों में धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो आपको पता होगा जैसे पूर्णांकों में कौन कौन संख्याएं आती है, आपको पता होगा। पूर्णांकों में सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं और आपका जीरो भी आता है, ये तो आपको पता होगा। जैसे कहा जाए आपसे, अच्छा अगर एक शब्द आता है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है बताओ पहले। पूर्ण संख्याओं में वो संख्याएं आती हैं, आपको पता होगा, जीरो और धनात्मक पूर्णांक। यानी जीरो और जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो केवल और वही जो है पूर्ण संख्याओं में आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या किया गया है, इसमें कहा गया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखो भैया, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा कौन है? 99 छोटा अभाज्य भी है, 99 छोटा भी है। ठीक है, तो अभाज्य, सबसे पहले अभाज्य समझो। अभाज्य क्या होता है? अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या किसी भी दूसरी संख्या से अर्थात एक के सिवाय और खुद के सिवाय किसी अन्य संख्या से पूरी ना कटे, तो उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम कह देंगे अभाज्य संख्या। जैसे मान लो हम कहें 2, तो 2 किससे कट रही है? 2 खुद से कट रही है, और 2 जब 1 से कट रही है और 2 अन्य कोई संख्या से कट रही है, तो 2 नहीं कट रही है, तो 2 क्या हो जाएगी? 2 जो है एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? जो एक अभाज्य संख्या। इसी तरह 3 है, 3 जो खुद से कट रही है और किसी से नहीं कट रही है, तो जो क्या हो जाएगी? एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें पहले, तो 100 से छोटे, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, ये आप खुद करके लाएं घर से। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि इतना मैंने बता दिया, आप खुद से डिसाइड करके लाएंगे ये क्या होगा। ठीक है, ये इतना होमवर्क आपको दे रहा हूं, सभी लोगों को कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, और जिसका आंसर सही होगा उसका मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, और अगली इसके बाद आते हैं, अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो आइए हमें देखते हैं एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर बताओ कितनी रेखाएं समांतर रेखाएं खींची जा सकती है? बताओ भाई, वीडियो बड़ी ठीक है। तो एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं हो सकती है? बताओ भाई। जैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। जैसे एक कार्तीय तल मैंने बना दिया इस तरह से। अब मैं निर्देशांक ज्ञान नहीं पढ़ा रहा हूं, वैसे आपको कार्तीय तल के बारे में कुछ लोग क्या करते हैं, कार्तीय तल को केवल और केवल किताब में बना देते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष ये अक्ष फला अक्ष। ये नहीं, ऐसा नहीं है। इस कार्तीय तल को आपको जब निर्देशांक ज्ञान कभी स्टार्ट कराने कभी मौका आएगा शुरू कराने का, तो मैं आपको कार्तीय तल के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कार्तीय तल क्या है, इसके क्या मायने हैं। वैसे लोग इसको किताबों तक सीमित रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मैं समझ पढ़ रहा हूँ, तो अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मान लो इसको एक्स अक्ष हमने मान लिया, तो इसके समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? पता है? गिनती है नहीं, कुछ गिनती नहीं है। तो ये अपरिमित रूप से
अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा भैया, बताओ ये क्या समुच्चय हो जाएगा आपका, तो अपर में समुच्चय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अपर में समुच्चय हो जाएगा। तो पहला एक्स क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, तो क्या हो जाएगा, अपर में, अपर में। अच्छा अगला देखिए, पहले अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परिमित, ये हो जाएगा परिमित हो जाएगा। अच्छा अगला देखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पता है गिनती उन अक्षरों की, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अबे 5 के गुणज भैया बताओ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, बहुत आगे तक जाएंगे। क्या गिनती की जा सकती है, नहीं। तो ये कैसे हो जाएंगे, अपरिमित, अपरिमित। इसके बाद अगला आता है आपका पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर बताओ, पृथ्वी पर कितने जानवर रहते होंगे भाई, हमें पता है कि पृथ्वी पर कितनी प्रजातियां हैं, ठीक है। तो अब इसकी गिनती भी बताते हैं कि वैसे तो एक ऐसा नहीं है कि इनकी गिनती ना की जा सके, क्यों भाई, तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो आइए देखते हैं, तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो हम इसको देखते हैं, ये आपका गिनती तो की जा सकती है। आगे देखिए, पहले अगला आपका आता है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मूल बिंदु से 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखिए पहले मूल बिंदु जैसे मान लीजिए कार्तिक तल में मूल बिंदु, जिसके ऐसा वृत्त जो जिसका केंद्र मूल बिंदु पे हो, कितने खींचे जा सकते हैं, गिनती है उनकी कुछ नहीं गिनती है, अनगिनत खींचे जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित, अपरिमित। कैसा हो जाएगा भैया, अपरिमित हो जाएगा। यानी मूल बिंदु से जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, ऐसे वृत्त कितने खींचे जा सकते हैं, तो ये ऐसे वृत्त जो है अपरिमित रूप से अनेक खींचे जा सकते हैं। ठीक है भाई, और इसके बाद आप लोग इसके बाद जो भी बचे हैं क्वेश्चंस वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। और तब तक के लिए सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। शेयर करने का आपसे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, ना ही आपके साथ ऐसा नहीं कोई भला बुरा हो जाएगा शेयर करने से, लेकिन आपके जैसे कितने छात्रों का भला हो जाएगा अगर आप एक वीडियो शेयर कर देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।